नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन क्या होते हैं बच्चों, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इनका विकास कैसे होता है। तो संसाधन वो वस्तुएं होती हैं बच्चों जो हमारे वातावरण में पाई जाती हैं और जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। प्रत्येक वो वस्तु जो हमारे वातावरण में पाई जाती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिनसे हम अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं, वो सभी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। जैसे हवा, पानी, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी चीज़ें बच्चों संसाधन हैं। इनका हम इस्तेमाल करते हैं अपना किसी न किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। तो मनुष्य, मानव स्वयं भी बच्चों संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पर्यावरण में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो भी पदार्थ पर्यावरण के अंदर पाए जाते हैं, उनको मनुष्य ने संसाधनों में कन्वर्ट कर दिया है। मनुष्य ने उन प्रत्येक वस्तुओं को संसाधन में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा बनाई जाती है, पवन से पवन ऊर्जा, जल से जल ऊर्जा। तो ये वो पदार्थ है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मनुष्य ने इनको संसाधनों के रूप में चेंज कर दिया है। तो संसाधनों को समझने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए बच्चों संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, उनको श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो श्रेणी आती है संसाधनों की, वो होती है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति होती है बच्चों जन्म के आधार पर। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो जैव और अजैव कहलाते हैं। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जो जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी जैव संसाधन में आते हैं। और अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं। जैसे पहाड़, मिट्टी, पानी, ये सभी अजैव संसाधन हैं, इनमें जान नहीं होती। ये जैव और अजैव संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बार इनकी एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है और कई बार इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो संसाधन है वो है समाप्यता के आधार पर संसाधन, जिसको कहा जाता है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। इनको समाप्यता के आधार पर इसलिए बांटा गया है बच्चों कि इनको इस्तेमाल करने के बाद ये समाप्त हो सकते हैं या नहीं, इनको दोबारा बनाया जा सकता है या नहीं। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, एक बार जब हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा हम इनको बना सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमारा पेट्रोल है, कोयला है, हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, जितने भी खनिज हैं, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है बच्चों और इनको नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इनका स्वामी कौन है, कौन इन संसाधनों का ऑनर है, तो इस आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। तो व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे किसी का घर, खेत, दुकान, कार, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन हैं। और सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जो किसी समूह का जिन संसाधनों पर अधिकार होता है। जैसे तालाब, शमशान घाट, पार्क, ये एक समुदाय की प्रॉपर्टी होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनका अधिकार या जिनका स्वामित्व एक राष्ट्र के पास होता है। जैसे नदियाँ, वन, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं बच्चों हमारे जैसे महासागर। हमारे जो महासागर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चौथा संसाधन है बच्चों विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। इसमें आते हैं संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो संभावी संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका पूरी तरह से अभी संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऐसे संसाधन होते हैं बच्चों संभावी संसाधन, यानी जिनकी संभावना है कि भविष्य में उनको संसाधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। फिर है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता, उनकी मात्रा, इन सभी चीज़ों की जांच की जा चुकी है और इनको हम आज संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो कोयला, पेट्रोल, ये सभी
विकसित संसाधन हैं। भंडार संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जो पर्यावरण में बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन अभी ऐसी उचित तकनीक नहीं है कि जिनको अभी इनको पूर्ण रूप से संसाधन के रूप में चेंज नहीं किया गया है। जैसे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक, इनसे ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तकनीक के अभाव में इनसे ऊर्जा नहीं बना पा रहे हैं। तो इनका भंडार हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इनको कहा जाता है भंडार संसाधन। फिर है हमारा संचित कोश। संचित कोश वे संसाधन होते हैं बच्चों जो भंडारों का ही एक हिस्सा होते हैं, जिनका उपयोग वर्तमान में हम तकनीक की सहायता से, ज्ञान की सहायता से हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो नदियों का जो जल है वो भविष्य में जल विद्युत बनाने के काम आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो क है हमारा उत्पत्ति के आधार पर और जो ख है हमारा समाप्यता के आधार पर, ये जो संसाधन है जैव और अजैव, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, कई बार इनमें अंतर भी आ जाता है और कई बार इनके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अपना, संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास किस तरह किया जाए। संसाधन बच्चों प्रकृति के निःशुल्क देन हैं और शायद इसीलिए मानव ने इनका बहुत ज़्यादा अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। पहली जो समस्या है बच्चों वो है कि जो संसाधन हैं ये लोगों ने, व्यक्तियों ने बहुत ज़्यादा इनका अपने लालच के कारण इस्तेमाल किया है, जिससे इनका हाश हुआ है, नुकसान हुआ है। दूसरा है हमारा कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं बच्चों। समाज दो हिस्सों में बट गया है, जिनके पास संसाधन हैं वो लोग अमीर हो गए हैं और जिनके पास संसाधन नहीं है वो लोग गरीब हो गए हैं। तो समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है संसाधनों ने, अमीर और गरीब। तीसरा पॉइंट है बच्चों, संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करने से हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा जो वातावरण है वो संकट में आ गया है। हमारा जो पारिस्थितिक संकट विश्व के सामने आ गया है। पारिस्थितिक संकट वो संकट होता है बच्चों जब हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। जैसे हमारी जो धरती है, जो भूमंडलीय तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। ओजोन की परत का भी ह्रास हो गया है, जो यूवी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। फिर पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आता है। और भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण से अर्थ है बच्चों कि भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। अब पृथ्वी की, धरती की जो उपजाऊ क्षमता है वो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। अब कृषि उतनी ज़्यादा अच्छी अब भूमि पर नहीं हो पाती है। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है बच्चों की पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए आज वर्तमान समय की ज़रूरतों को हम पूरा करें। और जो हमारा पर्यावरण है, हमारी धरती है, वन, पेड़, पौधे, इन सभी को बचा के रखा जाए, इनका संरक्षण किया जाए, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो यही होती है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था बच्चों, और यहाँ 100 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये ब्राज़ील में हुआ था जून 1992 में। एक शहर है ब्राज़ील का, शहर रियो डी जेनेरो में ये हुआ था, जिसको कहा जाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। तो 100 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और उनका इकट्ठा होने का जो उद्देश्य था बच्चों वो था भूमंडलीय जो जलवायु है, परिवर्तित जो भूमंडल की, पृथ्वी की जो जलवायु परिवर्तित हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, उस चिंता के लिए, और जो जैव विविधता है, जो हमारी जैव विविधता पर संकट आ गया है, उसके लिए एक घोषणा पत्र यहाँ पे तैयार किया गया था, जिसको सतत पोषणीय विकास का एजेंडा 21 कहा गया था। तो एजेंडा 21 क्या है बच्चों। तो एजेंडा 21 एक कार्यसूची है बच्चों, जिसका उद्देश्य है, एक कार्यसूची है जिस पर सभी देशों को कार्य करना है। और इसका उद्देश्य है बच्चों कि इस एजेंडा 21 के अनुसार पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, उससे पर्यावरण को बचाया जाए, गरीबी मुक्त पूरा संसार हो, रोगों से निपटा जाए। तो यही है एजेंडा 21।
प्रत्येक जो स्थानीय सरकार है उसको अपना एजेंडा 21 तैयार करना होगा और उस पर कार्य करना होगा। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो संसाधन हमने जाना कि क्या होते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। तो इनका नियोजन क्यों करना चाहिए। नियोजन का अर्थ होता है बच्चों प्लानिंग करना। तो संसाधनों की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। संसाधनों को अगर सही तरह से हमें इस्तेमाल करना है बच्चों, इनका उपयोग अच्छे से करना है, तो हमें इनका नियोजन करके चलना होगा। और जैसे कि भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, बहुत डिफरेंट तरह के संसाधन हमारे देश में पाए जाते हैं, तो यहाँ तो संसाधनों का नियोजन, संसाधनों की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है और परंतु दूसरी तरह के जो संसाधन हैं उनकी कमी है। और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं बच्चों जहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, वो राज्य बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं संसाधनों को लेकर। उदाहरण के तौर पर देखें तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे प्रांत हैं बच्चों, ऐसे राज्य हैं हमारे देश के जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े भंडार यहाँ पे इन चीज़ों के हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भारत का एक राज्य है जहाँ पे जल संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु फिर भी जो ये राज्य हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें मूल विकास की कमी है बच्चों। फिर भी ये जो राज्य हैं ये विकसित नहीं है। राजस्थान में जैसे पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, सौर ऊर्जा है वहाँ पे, लेकिन जल संसाधनों की वहाँ पर कमी है। राजस्थान में हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत धूप वहाँ पे होती है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जल संसाधन की राजस्थान के अंदर कमी है। एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जिसको हम कहते हैं लद्दाख, इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी तरह के संसाधनों की काफ़ी कमी है बच्चों, लेकिन अगर कल्चर के हिसाब से देखा जाए, सांस्कृतिक विरासत से ये धनी हमारा लद्दाख है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है बच्चों। इसीलिए हमें संसाधनों का नियोजन करके चलना पड़ता है। भारत में संसाधनों का नियोजन किस तरह हो सकता है, कैसे प्लानिंग की जाए भारत में संसाधनों को नियोजित करने की। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उनकी हमें सूची बनानी होगी, एक तालिका बनानी होगी और संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर उनको मापना होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि संसाधन की जो विकास योजनाएं हैं उनको लागू करना होगा, उचित तकनीक, प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाओं का नियोजन करना होगा जो इन संसाधनों का विकास कर पाए। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा कि संसाधनों का विकास और जो राज्य की विकास योजनाएं हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं जिनको कहा जाता है, इन दोनों को एक साथ लाना होगा, तभी संसाधनों का नियोजन अच्छे से हो पाएगा। तो आगे देखते हैं बच्चों कि संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण से क्या अर्थ होता है बच्चों। संरक्षण से अर्थ होता है बच्चों उनको सुरक्षित रखना, बचा के रखना। तो संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, लेकिन संसाधनों का विवेकहीन उपयोग यानी कि अंधाधुंध हम सभी संसाधनों का, पानी, मिट्टी, इन सभी संसाधनों का उपयोग हम करते जाएंगे तो कभी ना कभी इसमें पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जिससे पर्यावरण का संकट पैदा होगा। जैसा गांधी जी के कुछ शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, गांधी जी ने पर्यावरण की चिंता में कुछ व्यक्त किया था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। लालची लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, बहुत अत्यधिक उत्पादन उनको पसंद नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा थी और वो जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अगर बड़े बड़े जन समुदाय कुछ उत्पादित करे तो उसके पक्ष में गांधी जी थे। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एक नंबर में आपसे अक्सर पूछा जाता है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग था जिसने संसाधन संरक्षण की में अपना मूल योगदान दिया था कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए
और बाद में उनके इस योगदान को हमारा साझा भविष्य शीर्षक से एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। भू संसाधन क्या होते हैं बच्चों? भू संसाधन से हमारा अभिप्राय है बच्चों हमारी भूमि, हमारी मिट्टी। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, क्योंकि भूमि पर ही सभी तरह की वनस्पति, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो जंगली जीव जंतु होते हैं वो भी भूमि पर ही पाए जाते हैं। मानव का जीवन भी भूमि से ही शुरू होता है बच्चों। और जो आर्थिक क्रियाएं, जो उद्योग धंधे हमारे होते हैं वो भी भूमि पर ही लगाए जाते हैं। परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भी भूमि पर ही आधारित होती हैं बच्चों। लेकिन भूमि जो है एक सीमित संसाधन है बच्चों, इसलिए भूमि का जो उपयोग है हमें सावधानी पूर्वक करना होगा और प्लानिंग के योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। प्लानिंग के द्वारा हमें भूमि का उपयोग करना होगा। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की आकृतियों में बटी है बच्चों, जैसे कई जगह पे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, द्वीप हैं। तो लगभग 43% जो भू क्षेत्र है भारत के अंदर वो मैदान है और इसी पर कृषि की जाती है, इसी पर कुछ उद्योग भी लगाए गए हैं। पर्वत पूरे भारत के 30% भाग पर हैं बच्चों और इन पर बारहमासी यानी कि साल भर बहने वाली नदियाँ बहती रहती हैं और ये पर्यटन विकास के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल। जो ये 30% भाग है भारत का, ये पर्यटन के लिए, सैर सपाटे के लिए भी यहाँ की जो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। देश के क्षेत्रफल का बच्चों 27% भाग हिस्सा पठारी है और इस पठारी क्षेत्र में भी बच्चों बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे वन पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन होते हैं बच्चों हमारा पेट्रोलियम, कोयला, एलपीजी, ये सभी जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो भूमि का उपयोग हम संसाधन के रूप में कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो कर सकते हैं हम वन लगाकर। दूसरा है कृषि के लिए जो भूमि अनुपयुक्त है, जिस पर कृषि नहीं की जा सकती, तो ऐसी बंजर भूमि पर हम इमारतें बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, उद्योग बना सकते हैं। तीसरा है परती भूमि। परती भूमि वो भूमि होती है बच्चों जहाँ 1 साल से ज़्यादा का समय हो जाता है और कृषि नहीं होती, तो ऐसी भूमि पर भी हम विविध तरह के वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्ष की फसलें लगा सकते हैं, बाग बगीचे लगा सकते हैं। फिर परती भूमि होती है बच्चों, परती भूमि वो भूमि होती है जहाँ पे 1 से लेकर 5 वर्ष के अंदर खेती ना की गई हो, तो इस भूमि का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध निवल क्षेत्र, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। शुद्ध निवल क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र होता है बच्चों जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं, उसको कहा जाता है शुद्ध निवल, बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बार जब एक क्षेत्र को बोया जाता है तो उसको कहा जाता है सकल कृषि क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र उसको कहा जाता है, जहाँ पे एक कृषि की जाती है, एक फसल काट ली जाती है, फिर दोबारा दूसरी फसल उस पर उगाई जाती है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा भारत में भू उपयोग का प्रारूप। किस तरह से हमें भारत के अंदर भूमि उपयोग का प्रारूप बनाना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए कि हम ज़्यादा अच्छे तरह से अपनी भूमि का उपयोग कर पाएँ। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल बच्चों, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है और इसमें सिर्फ 93% भाग के ही भू आंकड़े उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर के असम को छोड़ के बाकी राज्यों के जो भू आंकड़े हैं वो भारत सरकार के पास नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर जो पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्र हैं, वहाँ भी सर्वेक्षण अभी तक नहीं हो पाया है। तो भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग भारत में केवल 54% हिस्से पर ही बच्चों खेती की जा सकती है। भारत में केवल 54% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ पे कृषि की जाती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत इसको कहा जा सकता है। लेकिन विभिन्न राज्यों में ये जो दर है वो भी अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं बच्चों जहाँ पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है, वर्ष में 2 से 3 फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं, उसको कहा जाता है गहन कृषि। तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर
खेती की जाती है। परंतु फिर भी देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ऐसे क्षेत्र है बच्चों जहाँ पे केवल 10% क्षेत्र पर ही कृषि की जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर वनों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, समतल कृषि योग्य भूमि यहाँ पे कम है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में 33% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो वांछित है, वो वनों के अंतर्गत आता है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण क्या होता है और इसका संरक्षण, इसको कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, ये हमें इस टॉपिक में समझना है। तो भूमि निम्नीकरण क्या होता है बच्चों और इसका संरक्षण हम कैसे करें। तो भूमि बच्चों एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग पहले हमारे पूर्वज करते थे, आज हम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है उसको कहा जाता है भावी पीढ़ी, वो भी इसी भूमि का उपयोग करेगी बच्चों। हम अपने भोजन, मकान और कपड़े के लिए, ये जो 3 ज़रूरतें होती है बच्चों मनुष्य की, भोजन, कपड़ा और मकान, ये जो तीनों ज़रूरतें होती है, मूल आवश्यकताएं ये होती हैं, इनका 95% भाग हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। 95% जो हमारी ज़रूरतें होती हैं बच्चों, रोटी, कपड़ा और मकान की, वो भूमि से ही पूरी होती हैं। कुछ मानव क्रियाएं जैसे कि वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का अर्थ होता है बच्चों वनों को अधिक से अधिक काटना, उनको हटा देना। अति पशुचारण का अर्थ होता है बच्चों ज़्यादा मात्रा में पशुओं को चरने के लिए छोड़ देना। और खनन होता है बच्चों ज़मीन को खोद के उसके अंदर से कोयला, पेट्रोल और अन्य खनिज जैसे लोहा, तांबा, इनको निकाल लिया जाता है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। ये 3 मुख्य कारण हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण बच्चों होता है। खनन के उपरांत जब खनन निकाल लिया जाता है, धातुओं को ज़मीन के अंदर से निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है मलबे के साथ। ऐसे में ये बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य है बच्चों जहाँ पे भूमि का बहुत ज़्यादा निम्नीकरण हुआ है, भूमि का बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है, और वनोन्मूलन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। वनों को बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे काटा गया है खनन प्राप्त करने के लिए। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य है बच्चों जहाँ पे बहुत ज़्यादा पालतू पशु पाले जाते हैं, और उनके कारण ही अति पशुचारण होता है, जो भी भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को खुले मैदानों में, जंगलों में छोड़ देते हैं चरने के लिए, और जो ये पशु होते हैं सभी तरह की घास फूस वनस्पति को खाते हैं, जिससे इतना अधिक पशुचारण होता है बच्चों कि दोबारा वो वनस्पति वहाँ पे उग नहीं पाती है, जिसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि का ह्रास होता है। फिर देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं बच्चों जहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। जब कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाएगी तो यहाँ पे सिंचाई भी की जाएगी, और बहुत ज़्यादा मिट्टी को सिंचित करने से, बहुत ज़्यादा उसमें पानी डालने से वहाँ पे जल क्रांतता हो जाता है। अब जल क्रांतता क्या होता है बच्चों? जल क्रांतता एक ऐसी स्थिति होती है बच्चों जिसमें भूमि का बहुत निम्नीकरण होता है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। इससे मृदा में, मिट्टी में लवणीयता और सारीयता बढ़ जाती है। लवणीयता और सारीयता का मतलब है बच्चों कि पानी में जो नमक और सोडियम होता है वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जो फसलों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसके कारण भी मृदा बहुत अनुपजाऊ हो जाती है, वो किसी फसल को उपजाऊ करने के लिए उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। फिर कुछ खनिज प्रक्रियाएं भी हैं जो भूमि का निम्नीकरण कर रही हैं, जैसे सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर। जब सीमेंट बनाई जाती है बच्चों तो चूना पत्थर को पीसा जाता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है। एक है कच्ची मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं, उसको बर्तन उद्योग कहा जाता है, और उसमें भी चूने और खड़िया का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और वो भूमि पर एक परत के रूप में जम जाती है, जो मिट्टी की जल सोखने की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसको अवरुद्ध कर देती है, उसको रोक देती है। मिट्टी जो है पानी को, बारिश के पानी को पूरी तरह से सोख नहीं पाती है, जिसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण बच्चों होता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हो सकते हैं बच्चों,
कई तरह से हम कई उपाय कर सकते हैं जिससे हम भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझा सकते हैं। पहला है वनोरोपण, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वनों को रोपा जाए। दूसरा है चारागाहों का उचित प्रबंध, जो अति पशु हमारे पास हैं, बहुत ज़्यादा पशु हमारे पास हैं, उनको चराने के लिए, उनको खिलाने के लिए उनका उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। फिर पेड़ों की रक्षक मेखला बनानी चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला का अर्थ होता है बच्चों की पेड़ों को लाइन से लगाना चाहिए, जो मिट्टी के कटाव को बहुत अच्छे से रोक पाते हैं। फिर है पशुचारण को नियंत्रण करना चाहिए। रेतीले टीले जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर उस भूमि के कटाव को भी रोकना चाहिए। तो ये कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं और भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। मृदा संसाधन, तो मृदा होती है बच्चों मिट्टी। इतना यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है बच्चों, और मृदा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन है। इसी संसाधन के आधार पर पृथ्वी पर जीवन है। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा हमारा एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, जिसको बनाया जा सकता है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं बच्चों? जिनको बनाया जा सके। लेकिन कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं बच्चों। इसको आप 2-4 महीने या 2-4 साल में नहीं बना सकते। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में, मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। और जो ये मिट्टी होती है, यही पौधों के विकास का माध्यम होती है, और जो पौधे होते हैं वही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। तो मृदा हमारा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रकृति के अनेक तत्व होते हैं बच्चों, जैसे तापमान, बहता जल, पवन, हिम नदी, अपघटन। ये सारी चीज़ें योगदान देती हैं, तभी मिट्टी बन पाती है। तापमान, बहता जल, जैसे हमारी नदियाँ बहती हैं, वो बहते हुए कहीं से भी कंकर, मिट्टी, जल, गाद उठा लेकर आती हैं और धीरे धीरे करके वो इतने बारीक कणों में टूट जाती हैं कि वो मिट्टी बनने में योगदान देती हैं। फिर हमारी पवन, हिमनदी, ग्लेशियर, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर टूट के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं और ये पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद इनमें जो अवशेष होता है वो भी मिट्टी बनने में योगदान देता है। अपघटन होता है बच्चों जीव जंतुओं का सड़ना गलना। जब जीव जंतु, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। भौतिक गुणों के आधार पर बच्चों मृदाओं को, मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है, इसको भी बांटा गया है ताकि हम सभी तरह की मृदा मिट्टी को अच्छे से समझ पाएं। तो मृदाओं का वर्गीकरण उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियों के कारण मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चावच होता है बच्चों ऊंची नीची भूमि। भू आकृतियाँ, जैसे कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे मैदान हैं। और जलवायु, कहीं पे सर्दी, गर्मी, बरसात, इस तरह की जलवायु भारत के अंदर पाई जाती हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से मिलके मिट्टी, मृदा बनती है। तो सबसे पहली मृदा है बच्चों जलोढ़ मृदा। देखिए बच्चों, जो मृदा के ऊपर है ना, हर बार आपके एग्जाम में या तो जलोढ़ मृदा पर या काली मृदा पर या लैटराइट मृदा पर सवाल ज़रूर पूछा जाता है, क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो जलोढ़ मृदा क्या है? यह मृदा बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, विस्तृत रूप में यह फैली हुई है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। और ये मृदाएं बच्चों हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी कि वो जो अवशेष, वो जो मलबा अपने साथ बहा कर लाती थी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उन्हीं से ये जलोढ़ मृदा बनी हुई है। और पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके जो डेल्टा बने हुए हैं वो भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। ये जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है बच्चों। मृदा की जो पहचान, जलोढ़ मृदा की जो पहचान है वो उसकी आयु से भी की जाती है। आयु को 2 तरह से बांटा गया है बच्चों, जैसे पुराना जलोढ़
बांगर कहलाता है और नया जलोढ़, नई जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है। बांगर जो मृदा होती है इसमें थोड़े छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं बच्चों, और खादर जो मृदा होती है ये बहुत महीन, बहुत ज़्यादा बारीक होती है, इसमें कंकर नहीं होते। बांगर जो मृदा होती है, पुराना जो जलोढ़ होता है, इसमें कंकर पाए जाते हैं बच्चों। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, इनमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त ये रासायनिक चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जिसके कारण ये जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। और जलोढ़ मृदा में गन्ने, चावल, गेहूं तथा कुछ दलहन होती हैं बच्चों, दालें, इनकी खेती यहाँ पे की जाती है जलोढ़ मृदा के अंदर। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है बच्चों। गहन कृषि होती है बच्चों बड़े स्तर पर कृषि करना, वर्ष में 2 से 3 फसलें उगा लेना, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ये भी बहुत अधिक होता है। दूसरी मिट्टी है हमारी काली मृदा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, और इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली जो मृदा होती है बच्चों वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है काली मृदा में, इसलिए इस मिट्टी को भी काली कपास मृदा कहा जाता है। इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये मृदा होती है काली मृदा, ये जनक शैलों से बनती है बच्चों। जनक शैल वो होती हैं बच्चों जिससे विशेषकर मिट्टी बनती है। ऐसी चट्टानों को कहा जाता है जनक शैल जिनसे मिट्टी बनती है। लावा जनक शैलों से बनी ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जिसको गुजरात कहा जाता है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये मृदा कहाँ पाई जाती है, या कई बार मैप के क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आती हैं। तो काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, और उसमें कृषि, कपास की कृषि बहुत अच्छी होती है। देखिए काली मृदा ऐसी होती है बच्चों, जैसे जैसे इसकी नमी सोखती है इसमें दरारें फट जाती हैं, और ये दिखने में भी आपको काली दिखेगी। इसको कहा जाता है काली मिट्टी। इसकी नमी धारण करने की जो क्षमता होती है बच्चों बहुत अधिक होती है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अगली मिट्टी है हमारी लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है, और ये औगन्य चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती हैं। औगन्य चट्टानें होती हैं बच्चों अग्नि चट्टानें जिनको कहा जाता है, जो लावा के पिघलकर ठंडा होकर जमने से बनती हैं। इसीलिए इस मिट्टी का रंग लाल और पीला होता है, क्योंकि इस मिट्टी में लौह कण ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल और पीला होता है। ये लाल और पीली जो मृदा है बच्चों ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट जैसे कि गुजरात का हो गया, यहाँ पर ये पाई जाती है। लौह धातु के प्रसार के कारण इनका रंग लाल होता है, और जल योजन, ये जो लोहा है जल के साथ योजन करता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। लेटराइट मृदा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो लेटराइट शब्द बच्चों ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। इसको लेटराइट मृदा क्यों कहा जाता है? ये जो लेटराइट मृदा होती है ये ईंट की तरह से बहुत कठोर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसको लेटराइट मृदा कहा जाता है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसका जो पीएच मान है 6.0 होता है, और पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है इसमें। ये पाई जाती है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ पर इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। पर्णपाती वन वो होते हैं बच्चों जो वर्ष में एक बार किसी मौसम में, किसी विशेष मौसम में अपने पेड़ों से पत्तियां गिरा देते हैं, उसको कहा जाता है पर्णपाती वन। और सदाबहार वन जैसे हम नाम से ही जानते हैं बच्चों कि सदा रहने वाले, सदा जिनमें बहार आई रहती है, जिनके पत्ते कभी नहीं गिरते, वो सदाबहार वन कहलाते हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त रूप में होता है बच्चों।
ह्यूमस होता है बच्चों, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और गलने के बाद इनमें बैक्टीरिया, कवक और केचुए इनको कार्बनिक में तोड़ देते हैं और फिर इनसे एक तरल तरह का पदार्थ बनता है जो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ा देता है, उसको कहा जाता है ह्यूमस। तो मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर मृदा की बचाव के लिए जो भी तकनीक है उनको उठाया जाता है, उन कदमों को उठाया जाता है, ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो ये मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी, ये काजू जैसी फसल के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। और मृदा संरक्षण के लिए कुछ कदम उठा के केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है बच्चों। ये आमतौर पर राजस्थान जैसे एरिया में ही पाई जाती हैं और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। लवणीय यानी कि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है इनमें कि झीलों में जल वाष्पीकृत के बाद खाने का नमक बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी शुष्क जलवायु है, सूखी हुई जलवायु है और तापमान बहुत ज़्यादा उच्च होता है, जिसके कारण जल वाष्पन की जो दर है वह बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मरुस्थलीय मिट्टी में, जिसके कारण मिट्टी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, पानी को अपने अंदर नहीं सोख पाती। लेकिन इस मृदा को अगर सही तरीके से सिंचित किया जाए, इसकी सिंचाई किया जाए, तो इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसका उदाहरण जैसे पश्चिमी राजस्थान में किया गया है। वन मृदा, पिछले एग्जाम में यहाँ वन मृदा से क्वेश्चन आया था बच्चों। वन मृदा पाई जाती है बच्चों पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है और वन भी उपलब्ध हैं। ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती हैं। वन जो मृदा होती है वो दोमट और सिलटदार होती है बच्चों। नदी घाटियों के जो निचले क्षेत्र होते हैं, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये जो मृदा पाई जाती है बहुत उपजाऊ होती है। सोपान होते हैं बच्चों सीढ़ी, सीढ़ी की तरह से इनकी शेप बनी होती है, जिसको सोपान कहा जाता है। मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा का अपरदन कैसे होता है और उसको संरक्षित कैसे किया जाए? तो मृदा का अपरदन होना मिट्टी का कटाव कहलाता है बच्चों। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। जब मिट्टी का कटाव होता है, वो पानी के साथ बह जाती है या हवा के साथ उड़ जाती है, उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिम नदी, जल ये मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिकायुक्त मृदाओं की काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पानी बह के जाता है और वो इनको एक तरह से काटता हुआ चला जाता है। इससे ये अवनलिकाएं अपरदन होता है और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, तो इसको कहा जाता है उत्खात भूमि। इसको कहा जाता है बच्चों उत्खात भूमि। और ये चंबल बेसिन जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। चंबल बेसिन में इसको खड़क भूमि भी कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में होती है बच्चों जो ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, जहाँ पे ढलान होती है। ढलान के साथ ये नीचे की ओर बह के आ जाता है और जिससे भूमि का कटाव होता है और भूमि अपरदन होता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को ऊपरी जो मिट्टी की परत होती है वो घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे कहा जाता है बच्चों चादर अपरदन। जब मिट्टी की ऊपरी परत जल के साथ घुल के बह जाती है तो उसको चादर अपरदन कहा जाता है। और मिट्टी की जो ऊपरी परत है बच्चों वही ज़्यादा उपजाऊ होती है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। जब हवा बहुत ज़्यादा तेज होती है तो वो भी मृदा के ऊपरी हिस्से को उड़ा ले जाती है और उसको कहा जाता है पवन अपरदन। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। ढाल वाली जो भूमि होती है उस पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। जब उल्टी दिशा में जुताई की जाएगी, हल चलाया जाएगा, तो ये मिट्टी को ऊपर की तरफ ले जाएगा, जिससे मिट्टी का जो कटाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, सीढ़ियां बनाई जा सकती है ढाल वाली भूमि पर, जिससे कृषि अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मध्य हिमालय में ऐसा किया जाता है, वहाँ पे सोपान बनाए जाते हैं, यानी कि सीढ़ीदार कृषि वहाँ पे काफ़ी विकसित है, काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे सीढ़ीदार कृषि होती है। और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं बच्चों, जिनसे वहाँ की जो पवन के कारण, जल के कारण मृदा का अपरदन नहीं होता और तेज हवाएं भी फसलों को नहीं खराब नहीं कर पाती। और इस तरीके की खेती को, इस तरीके की कृषि को बच्चों पट्टी कृषि कहा जाता है। ये होती है मध्य हिमालय में। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है बच्चों। पेड़ों को एक लाइन में लगा दिया जाता है, जिसे रक्षक मेखला कहा जाता है। ये तेज गति से, बारिश से और मिट्टी के कटाव से भी फसलों को बचाती है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों में स्थायीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बच्चों हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। देखिए जहाँ जहाँ से मैंने हाईलाइट किया है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से संसाधनों के बारे में, मिट्टी के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।